विद्या दृष्टि चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम जिस घटना की बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक सैन्य कार्यवाही नहीं बल्कि भारत की बदलती रणनीतिक सोच का प्रमाण है। 15 दिसंबर 2025 की शाम जब पूरा देश विजय दिवस की तैयारियों में जुटा था, तब दिल्ली स्थित भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के आवास के बाहर एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ये कोई साधारण प्रदर्शन ही नहीं थी, ये भारत का वो संदेश था जो सीधे तौर पर दुश्मनों की साजिशों का करारा जवाब था। सेना प्रमुख के आवास पर जो प्रदर्शित किया गया वो तुर्की के अत्याधुनिक कामिकाजी मिलिट्री ड्रोन का मॉडल और उसके वास्तविक अवशेष थे। ये वही ड्रोन था जिसे पाकिस्तान ने भारत की सीमा के अंदर घुसपैठ करके मारक हमला करने के इरादे से भेजा था। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय सेना अब वो सेना नहीं रही जो चुपचाप हमले सहती रहे। नए भारत की नई सेना ने इन ड्रोन्स को उनके मंसूबों को अंजाम देने से पहले ही हवा में धराशायी कर दिया। भारतीय सेना के अत्याधुनिक आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम ने अपनी क्षमता का परिचय देते हुए इन खतरनाक ड्रोन को आसमान में ही न्यूट्रलाइज कर दिया और भारत की धरती को किसी भी प्रकार के नुकसान से बचा लिया। इस पूरी घटना को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जब ये ड्रोन हमला नाकाम हुआ तो भारतीय सेना ने इन तुर्की निर्मित ड्रोन के मलबे को बेहद सावधानी से सुरक्षित रख लिया। ये वही रणनीति थी जो पहले चीन की खतरनाक PL-15 मिसाइल के अवशेषों के साथ अपनाई गई थी। भारतीय सेना अब सिर्फ दुश्मनों के हमलों को नाकाम ही नहीं करती बल्कि उनके हथियारों को सबूत के तौर पर संरक्षित करके रखती है ताकि सही समय आने पर पूरी दुनिया को दिखाया जा सके। और ठीक यही किया गया। विजय दिवस की पूर्व संध्या पर जब पूरा देश 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर मिली ऐतिहासिक जीत को याद कर रहा था, तब भारतीय सेना ने इन ड्रोन के अवशेषों को मीडिया और जनता के सामने वॉर ट्रॉफी के रूप में प्रदर्शित किया। ये प्रदर्शनी केवल एक तकनीकी शक्ति का प्रदर्शन नहीं था बल्कि ये पाकिस्तान और तुर्की की खतरनाक मिलीभगत को उजागर करने का एक साहसिक कदम था। संदेश बिल्कुल स्पष्ट था, भारत अब किसी भी हमले को न सिर्फ विफल करेगा बल्कि दुनिया के सामने सच्चाई भी रखेगा, चाहे वो कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। विद्या दृष्टि के इस विशेष विश्लेषण में हम इस पूरे प्रकरण की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि कैसे ये एक सैन्य घटना अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का बड़ा मुद्दा बन गई। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें और विद्या दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही गहन विश्लेषण और महत्वपूर्ण जानकारियां लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस पूरे मामले की परत दर परत पड़ताल। जब ये खबर तुर्की की राजधानी अंकारा तक पहुंची कि भारतीय सेना ने उनके कामिकाजी ड्रोन को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया है और उनकी तकनीकी विफलता को पूरी दुनिया के सामने उजागर किया है, तो वहां की सरकार में हड़कंप मच गया। तुर्की के विदेश मंत्रालय में आपातकालीन बैठकें हुईं और जल्द ही विदेश मंत्री हाकन फिडान ने एक आधिकारिक बयान जारी किया। उनके बयान का लहजा रक्षात्मक था और शब्द बेहद सावधानी से चुने गए थे। हाकन फिदान ने कहा कि भारत को तुर्की की छवि खराब करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये तो स्वीकार किया कि ये ड्रोन वास्तव में पाकिस्तान को सप्लाई किए गए थे, लेकिन साथ ही ये सफाई देने की कोशिश की कि इन ड्रोन की आपूर्ति पाकिस्तान के आंतरिक आतंकवाद से निपटने के लिए की गई थी, न कि भारत के विरुद्ध किसी सैन्य अभियान के लिए। फिदान ने यह भी दावा किया कि भारतीय सेना और खुफिया एजेंसियों को किसी प्रकार की गलतफहमी हो गई है और तुर्की का कभी भी भारत विरोधी किसी गतिविधि में शामिल होने का इरादा नहीं था। लेकिन सबसे दिलचस्प और विवादास्पद मांग ये थी कि तुर्की की सरकार ने भारत से औपचारिक रूप से इन नष्ट किए गए कामिकाजी ड्रोन के अवशेषों को वापस करने की मांग रखी। उनका तर्क था कि तुर्की इन ड्रोन के मलबे का तकनीकी विश्लेषण करना चाहता है ताकि भविष्य में इन ड्रोन्स को और अधिक उन्नत और प्रभावी बनाया जा सके। ये तर्क सुनकर किसी भी समझदार व्यक्ति के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है। अगर तुर्की सचमुच निर्दोष है और उसका भारत के खिलाफ कोई एजेंडा नहीं है, तो फिर इतनी जल्दबाजी में ड्रोन के अवशेष वापस मांगने की क्या जरूरत है? असलियत में तुर्की को यह डर सता रहा है कि भारत के पास अब उनकी उन्नत ड्रोन तकनीक के नमूने हैं और भारतीय रक्षा अनुसंधान संस्थान इनका गहन अध्ययन कर सकते हैं, जिससे तुर्की की सैन्य तकनीक के कई रहस्य उजागर हो सकते हैं। अब यहीं से कहानी और भी दिलचस्प और जटिल हो जाती है, क्योंकि भारतीय सेना और खुफिया एजेंसियों के पास ऐसे ठोस सबूत और तकनीकी डेटा मौजूद है जो तुर्की के सभी दावों को सिरे से खारिज कर देता है। भारतीय
सैन्य खुफिया विभाग ने जो जानकारी एकत्र की है वो तुर्की के बयानों से बिल्कुल विपरीत तस्वीर पेश करती है। दरअसल भारतीय सेना के विश्लेषण के अनुसार ये कामिकाजी ड्रोन किसी पुराने स्टॉक या सामान्य व्यापारिक सौदे का हिस्सा नहीं थे। ये ड्रोन विशेष रूप से भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के दौरान इमरजेंसी खरीद के तहत तुर्की से पाकिस्तान को सप्लाई किए गए थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन ड्रोन की डिलीवरी किसी आम कार्गो विमान से नहीं बल्कि C-130 हरक्यूलस जैसे भारी सैन्य परिवहन विमान के माध्यम से की गई थी। ये तथ्य अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। C-130 हरक्यूलस का इस्तेमाल सिर्फ अति महत्वपूर्ण और संवेदनशील सैन्य उपकरणों के परिवहन के लिए किया जाता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि ये पूरी सप्लाई सोची समझी योजना के तहत की गई थी और इसमें दोनों देशों की सरकारों की सीधी भागीदारी थी। विद्या दृष्टि की जांच में यह भी सामने आया है कि सिर्फ ड्रोन ही नहीं बल्कि इन ड्रोन में इस्तेमाल होने वाला उच्च विस्फोटक सामग्री भी उसी समय अलग से पाकिस्तान को सप्लाई की गई थी। ये विस्फोटक सामग्री इतनी शक्तिशाली थी कि एक छोटा सा ड्रोन भी बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान पहुंचा सकता था। भारतीय सेना के तकनीकी विशेषज्ञों ने इन ड्रोन की बनावट और डिजाइन का गहन अध्ययन किया है। उनके निष्कर्ष चौंकाने वाले हैं। इन ड्रोन्स को विशेष रूप से ऐसे डिजाइन किया गया था कि ये रिहायशी इलाकों में आसानी से घुस सकें और अधिकतम तबाही मचा सकें। इनकी उड़ान प्रणाली में ऐसी तकनीक लगाई गई थी जो इन्हें राडार से बचने में मदद करती और ये बेहद कम ऊंचाई पर उड़ते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। ये सारे तथ्य मिलकर एक ही तस्वीर बनाते हैं कि ये ड्रोन विशेष रूप से भारत पर हमले के लिए तैयार किए गए थे, न कि पाकिस्तान के आंतरिक आतंकवाद से लड़ने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि अगर इन ड्रोन का असली मकसद आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई होता तो उन्हें भारतीय सीमा के अंदर क्यों भेजा गया, और वो भी सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि एक साथ कई ड्रोन एक समन्वित हमले के रूप में। ये सवाल तुर्की के सभी बयानों और सफाई को सीधे कटघरे में खड़ा कर देता है। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने जिस तरीके से इन ड्रोन को ट्रैक किया, उनकी गतिविधियों को मॉनिटर किया और फिर सटीक समय पर उन्हें हवा में ही नष्ट कर दिया, वो सब कुछ तकनीकी रूप से रिकॉर्ड किया गया है। आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम, जो भारत की स्वदेशी तकनीक का एक शानदार नमूना है, इन कम ऊंचाई पर उड़ने वाली इनकी चालाकी भरी रणनीति को पूरी तरह से बेअसर कर दिया। भारत के अत्याधुनिक राडार नेटवर्क और रियल टाइम डेटा शेयरिंग सिस्टम की बदौलत एक भी ड्रोन अपने निर्धारित लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। ये वही रक्षा प्रणाली है जिसने पहले भी कई मौकों पर दुश्मन देशों की उन्नत तकनीक को धूल चटाई है और भारत की सुरक्षा को अभेद्य बनाया है। जब भारतीय सेना इन सारे सबूतों को सार्वजनिक मंच पर प्रस्तुत कर रही है, तब तुर्की का विदेश मंत्रालय और वहां की सरकार घबराई हुई नजर आ रही है। यही कारण है कि उनके बयानों का लहजा और भाषा बार बार बदल रही है। पहले पूर्ण निषेध, फिर आंशिक स्वीकृति के साथ सफाई और अब ड्रोन के अवशेष वापस मांगने की हताश कोशिश। दरअसल ये दबाव सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि ये तुर्की के रक्षा उद्योग के लिए एक बड़ा झटका है। तुर्की पिछले कुछ वर्षों में अपने ड्रोन और अन्य सैन्य उपकरणों को दुनिया के कई देशों को बेचकर एक बड़ी रक्षा निर्यातक के रूप में उभरा था। तुर्की के ड्रोन्स, खासकर बायरकटार TB2 और अन्य कामिकाजी ड्रोन्स अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी लोकप्रिय हो गए थे। कई देश इन्हें खरीद रहे थे क्योंकि ये तुलनात्मक रूप से सस्ते थे और तुर्की इनकी क्षमताओं का बड़ा प्रचार कर रहा था। लेकिन अब जब ये ड्रोन भारतीय रक्षा प्रणाली के सामने पूरी तरह से विफल साबित हो गए हैं और उनके अवशेष पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित किए जा रहे हैं, तो तुर्की के रक्षा उद्योग की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ये सिर्फ एक सैन्य हार नहीं है बल्कि तुर्की के लिए एक बड़ा आर्थिक और रणनीतिक नुकसान भी है। अब इस पूरे घटनाक्रम को एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय और भू राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तुर्की की बेचैनी और हताशा सिर्फ इस बात से नहीं है कि उसके महंगे और तथाकथित उन्नत ड्रोन भारतीय सेना ने मार गिराए हैं। असली और गहरी परेशानी ये है कि ये पूरा प्रकरण अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तुर्की की दोहरी नीति और छवि को पूरी तरह से बेनकाब कर रहा है। एक तरफ तुर्की खुद को एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करता है, शांति और क्षेत्रीय संतुलन की बातें करता है, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मध्यस्थता की भूमिका निभाने का दावा करता है, लेकिन दूसरी तरफ वही तुर्की भारत जैसे लोकतांत्रिक और शांतिप्रिय देश के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले घातक हथियार पाकिस्तान को खुलकर सप्लाई कर रहा है। ये दोहरा चरित्र अब पूरी दुनिया के सामने उजागर हो रहा है और इससे तुर्की की अंतर्राष्ट्रीय साख को गहरा नुकसान पहुंच रहा है।
हाकन फिदान का नाम भारतीय कूटनीतिक हलकों में कोई नया नहीं है। ये वही नेता हैं जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में कई मौकों पर भारत के खिलाफ खुलकर रुख अपनाया है। सबसे उल्लेखनीय उदाहरण सिंधु जल संधि के मुद्दे पर OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के मंच से उनका बयान था। उस समय हाकन फिदान ने बिना किसी तथ्यात्मक आधार के पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया था और भारत पर कई गंभीर और निराधार आरोप लगाए थे। तुर्की ने उस वक्त बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना दोनों पक्षों को सुने, सीधे पाकिस्तान की भाषा बोलने में देर नहीं लगाई थी। लेकिन आज जब वही तुर्की ठोस सबूतों के साथ, अकाट्य प्रमाणों के साथ पकड़ा गया है, तब उनके सुर पूरी तरह से बदल चुके हैं। अब वे सफाई दे रहे हैं, गलतफहमी की बात कर रहे हैं और अपनी छवि बचाने की कोशिश में लगे हैं। ये बदलाव अपने आप में तुर्की की दोहरी नीति का सबसे बड़ा सबूत है। विद्या दृष्टि के विश्लेषण में यह भी देखना जरूरी है कि भारतीय सेना ने इस पूरे मामले में जो रुख अपनाया है वो बिल्कुल साफ, मजबूत और दूरदर्शी है। ये नए भारत की नई सोच का प्रतिबिंब है। अब भारत सिर्फ हमलों को नाकाम नहीं करता, बल्कि दुनिया को सच्चाई भी दिखाता है। इन कामिकाजी ड्रोन्स को वॉर ट्रॉफी के रूप में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना सिर्फ एक प्रदर्शन ही नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीतिक चाल का हिस्सा है। ये एक स्पष्ट संदेश है कि भारत अब किसी भी दबाव में, चाहे वो कूटनीतिक हो या राजनीतिक, अपने पास मौजूद सबूतों को न तो छुपाएगा और न ही वापस करेगा। ये संदेश है कि भारत अपनी सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों के मामले में कोई समझौता नहीं करेगा। ये दृढ़ता, ये मजबूती नए भारत की पहचान है। तुर्की की ये मांग कि नष्ट किए गए ड्रोन उन्हें वापस किए जाएं, अपने आप में कई गंभीर